चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के चांद पर सतह पर उतरने का पहला वीडियो अब सामने आ गया है और इस वीडियो में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। रोवर प्रज्ञान पर तिरंगा लगा हुआ है। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के हर मूव को कैप्चर कर रहा है। ये वीडियो बेहद शानदार है। तो आगे हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के साथ गए रोवर प्रज्ञान ने गुरुवार को चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी। आज इसरो ने प्रज्ञान रोवर से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो लैंडर विक्रम से चांद की सतह पर उतरता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो को विक्रम लैंडर के कैमरे से लिया गया। 21 सेकंड के वीडियो में उस लम्हे को दिखाया गया जब प्रज्ञान रोवर ने चांद के साउथ पोल पर उतरकर एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत की। वीडियो में प्रज्ञान रोवर लैंडर के रैंप पर धीरे धीरे उतरने के बाद चांद की सतह पर चलते हुए दिखाई दिया। इस दौरान प्रज्ञान रोवर पर अशोक चिन्ह और तिरंगा साफ साफ दिखाई दिया। इसरो ने बताया कि ये वीडियो 23 अगस्त को चांद पर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद का है, जब रोवर चांद की सतह पर उतरा था। इसरो ने लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद रोवर के बाहर निकलने की पुष्टि की थी और आज सुबह उसे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। चांद पर उतरते वक्त 26 किलो वजनी और 6 पहियों वाले रोवर के सोलर पैनल खुले हुए थे। दरअसल चांद की सतह पर उतरने से पहले रोवर ने सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर खुद को चार्ज किया था। वीडियो में रोवर के पिछले पहियों में इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी नजर आया। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर इन प्रतीकों की छाप छोड़नी शुरू कर दी। खास बात यह भी है कि चंद्रमा का वातावरण नहीं होता, इसलिए बहुत लंबे समय तक चंद्रमा की धरती के ऊपर ये इसरो का निशान और भारत का राज्य चिन्ह अंकित होगा। चांद की सतह पर उतरे रोवर में 2 उपकरण लगे हैं जो साउथ पोल पर पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अब से कुछ देर पहले इसरो ने चंद्रयान से जुड़ा एक और वीडियो जारी किया और ये वीडियो लैंडर का रैंप खुलने और प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलते वक्त का है। इसमें प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल भी खुलते हुए दिखाई दे रहा है। 19 सेकंड के इस वीडियो में विक्रम लैंडर से रैंप बनने और प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलने तक की गतिविधि दिखाई दी है। इसके ठीक बाद का वीडियो इसरो सुबह ही रिलीज कर चुका है, जिसमें प्रज्ञान को लैंडर के रैंप पर चलकर चांद की सतह पर उतरते हुए दिखाया गया है। प्रज्ञान रोवर की मून वॉक से पहले इसरो ने विक्रम लैंडर के चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के वक्त का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें चांद की सतह पर शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा। लैंडर के चांद की सतह के पास पहुंचते ही वहां कई बड़े और छोटे गड्ढे साफ साफ नजर आए। लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने के बाद उन पर मौजूद सिस्टम ने एक के बाद एक प्रयोग करने शुरू कर दिए। इस दौरान रोवर प्रज्ञान 1 सेमी प्रति सेकंड की गति से चल रहा है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। साउथ पोल पर सारे प्रयोगों को 14 दिनों में पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसके बाद चांद पर गहरा अंधेरा और बेहद ठंडा मौसम हो जाएगा। हालांकि इसरो को उम्मीद है कि इस मिशन की अवधि एक चंद्र दिवस या पृथ्वी के 14 दिन तक सीमित नहीं रहेगी। उम्मीद है कि चांद पर फिर से सूरज निकलने पर रोवर और लैंडर दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। प्रज्ञान के चांद पर उतरने के वीडियो से पहले इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से खींची गई चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीर भी शेयर की। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इस तस्वीर में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर दिखाई दिया। इसरो ने 23 तारीख के दिन और रात के वक्त की 2 तस्वीरें जारी की। पहली तस्वीर विक्रम लैंडर की लैंडिंग से पहले की है, जिसमें चांद की सतह खाली नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर लैंडिंग के बाद की है, जहां विक्रम लैंडर साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इन तस्वीरों को चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लिया गया। इसरो ने ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्वीट किया था कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का फोटो शूट किया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को ढूंढ लिया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में लगा कैमरा चांद पर अभी मौजूद सबसे बेहतरीन कैमरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंद्रयान 3 की टीम से बेंगलुरु में मुलाकात करेंगे। विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएंगे और उन्हें चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई देंगे।
विदेश दौरे से लौटने के बाद उनका विमान सबसे पहले जिस जगह पहुंचेगा वो शहर बेंगलोर होगा, जहां पर इसरो का इस्ट्रैक और उसका मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जो लगातार चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट और लैंडर और रोवर पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री का विमान कल सुबह करीब 6 बजे बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है। यहां से वो इसरो के मिशन कंट्रोल रूम पहुंचेंगे, जहां इसरो प्रमुख एस सोमनाथ उनकी अगवानी करेंगे। चंद्रयान टीम में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और इसके साथ ही उनके सामने कुछ चीजें डिमॉन्स्ट्रेट भी की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि रोवर का मूवमेंट प्रधानमंत्री को करके दिखाया जाएगा। पीएम को ये भी बताया जाएगा कि इसरो किस तरह इस मिशन को कामयाब बनाने के बाद आगे की उड़ान भरने जा रहा है, जिसको खुद पीएम मोदी हरी झंडी दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता को पूरी मानव जाति की सफलता बताया है। ग्रीस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए चंद्रयान 3 की कामयाबी बड़ी भूमिका अदा करेगी। दरअसल एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन ने पीएम को चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। हृदय से बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रयान 3 की सफलता दूसरे भारत की या भारत के वैज्ञानिकों की सफलता ऐसा नहीं है, ये पूरी मानव जात के लिए सफलता है और पूरे मानव जात के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलता है बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पृथ्वी की सतह पर हैं और अपना काम शुरू कर चुके हैं और लगातार वहां की तस्वीरें इसरो के कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन लैंडर और रोवर की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पहला अहम पहलू यह है कि रोवर और लैंडर का कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त रहे और अपना काम करता रहे, जिसके लिए लैंडर में लगे एक्स बैंड एंटीना का ठीक से काम करते रहना बेहद जरूरी है। दूसरा अहम पहलू, रोवर, लैंडर और इसरो कमांड सेंटर के बीच संपर्क बना रहे, क्योंकि रोवर अपनी जानकारी लैंडर तक पहुंचा रहा है और लैंडर उस जानकारी को इसरो के कमांड सेंटर तक। तीसरा अहम पहलू, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पूरी तरह सेहतमंद और स्थिर रहे, क्योंकि चांद की सतह पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं और ऐसे में लैंडर का अपने पैरों पर खड़े रहना और रोवर के निर्धारित दायरे में रहना बेहद जरूरी है। अगर चांद की सतह पर बढ़ते वक्त रोवर किसी चट्टान में फंस गया या गड्ढे में गिर गया तो मिशन खतरे में पड़ सकता है। चौथा पहलू है पावर सप्लाई का बने रहना, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए लैंडर और रोवर को पूरी तरह सौर ऊर्जा से काम करने के अनुकूल बनाया गया है। लेकिन अगर इस पावर सप्लाई में अगले 14 दिनों के भीतर कोई गड़बड़ी हुई तो मिशन बेकार हो सकता है। चंद्रयान 2 की नाकामी पर भारत का मजाक उड़ाने वाली पाकिस्तान की आवाम अब होश में बात कर रही है। पाकिस्तान की आवाम को एहसास हो चुका है कि हिंदुस्तान उनके मुल्क के 100 साल आगे निकल चुका है। लिहाजा पाकिस्तानी हिंदुस्तान से सीखने और आगे बढ़ने की बात करते नजर आए। विकास की बात करने वाले इन लोगों ने भारत की जमकर तारीफ की। बात बात पर जहर उगलने वाला पाकिस्तान आज भारत के कसीदे पढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान ने अपने दृढ़ संकल्प के जरिए वो कर दिखाया जिसे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। यही नहीं, चांद के साउथ पोल पर उतरने के बाद भारत अब सूरज पर मिशन भेजने को तैयार है और भारत के इस मिशन आदित्य L1 की पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि सूरज पर जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन भारत इस नामुमकिन को मुमकिन भी कर सकता है। मिशन आदित्य L1 से वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और मौसम से जुड़ी जानकारियां जमा की जाएंगी, जबकि भारत का अंतरिक्ष यान सूर्य की विभिन्न परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का हर शख्स भारत की उपलब्धियों और भविष्य की प्लानिंग से खुश है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कट्टरपंथी सोच और दुश्मनी की जंजीरों में कैद होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान का एक नागरिक तो ये कहता दिखा कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, इसका कोई सबूत ही नहीं है, जबकि एक शख्स तो ये कहता नजर आया कि भारत ने चांद पर पहुंचकर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। प्रज्ञान रोवर अब चांद की सतह पर उतर चुका है और अपना काम शुरू भी कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद की सतह पर इस वक्त एक नहीं बल्कि 2 देशों के 2 रोवर मौजूद हैं। जी हां, प्रज्ञान के पहुंचने से पहले ही चांद की सतह पर चीन का रोवर Yutu-2 मौजूद है। चीन ने Yutu-2 रोवर को अपने मून मिशन चैंग-ई 4 के साथ भेजा था। चैंग-ई 4 मून मिशन को 7 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और उसने 3 जनवरी 2019 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी।
चीन की स्पेस एजेंसी के मुताबिक Yutu-2 रोवर 2019 से ही चांद की सतह पर एक्टिव है और अब भी वहां से जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। और अब इसरो का प्रज्ञान रोवर भी चांद की सतह पर उतर चुका है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों का आमना सामना होगा? इसके जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों चांद के अलग अलग हिस्सों में हैं और एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर बहुत ज्यादा दूरी नहीं तय कर सकते हैं, इसलिए दोनों अपने अपने लैंडर के पास ही रहेंगे। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर अपने लैंडर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने दोनों रोवर के आमने सामने आने या एक दूसरे से टकराने की हर संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। G20 बैठक से पहले राजधानी दिल्ली को सजाने संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। G20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली में युद्ध स्तर पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सरकारी इमारतों और फ्लाईओवर पर रंग रोगन का काम जारी है। वहीं प्रमुख सड़कों की मरम्मत भी की जा रही है। G20 बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई राजनेता भारत आएंगे। कनाडा में पनाह ले रहे खालिस्तानियों पर नकेल कसने के लिए एनआईए की टीम अगले महीने कनाडा जाएगी। इस दौरान एनआईए भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी हमले और मंदिर पर हो रहे हमलों की जांच करेगी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की लव स्टोरी पर आधारित फिल्म कराची टू नोएडा के टाइटल को खारिज कर दिया गया है। टाइटल रजिस्ट्रेशन कमेटी ने फिल्म के टाइटल को रिजेक्ट कर दिया है। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात में एलएसी का मुद्दा भी उठा। चीन एलएसी पर भारत से द्विपक्षीय बातचीत करना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्तों के लिए एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान जरूरी है। ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले बातचीत करते नजर आए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी और जिनपिंग ने हाथ भी मिलाया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लीडर लाउंज में अनौपचारिक बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों को उठाते हुए चीन के सामने भारत का रुख साफ कर दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एलएसी का पालन और सम्मान करना जरूरी है, जिसके बाद इस बारे में दोनों नेता तनाव कम करने की कोशिश तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने पर सहमत हुए। चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ये मुलाकात भारत के अनुरोध पर हुई थी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि चीन की ओर से द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया गया था, जो विचारधीन था, और ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत अनौपचारिक थी, जिसमें पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के लिए एलएसी के सम्मान को जरूरी बताया। Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. विदेश सचिव विनय कात्रा ने बताया कि पीएम मोदी और जिनपिंग एलएसी पर तनाव कम करने के लिए लद्दाख में सैन्य तैनाती कम करने पर भी सहमत हुए। In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. इस दौरान पीएम मोदी ने शांति और विकास के लिए अच्छे संबंधों को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर इधर सियासत भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि चीन ने लद्दाख में भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने सरासर झूठ बोला। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने वहां एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर चीन के जमीन कब्जाने के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के विदेश मंत्रालय के उस पोस्ट पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, जिसमें चीन ने यह दावा किया था कि भारत ने चीन से बातचीत करने का अनुरोध किया था। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री
देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए पूछा कि मोदी देश से क्या छुपाना चाह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के रेड कारपेट इवेंट के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है, जबकि दूसरा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये वीडियो सैंटन कन्वेंशन सेंटर का है, जहां ब्रिक्स देशों के नेताओं की मुलाकात होनी थी। नेताओं के लिए रास्ते में रेड कारपेट बिछा हुआ था। एक एक कर तमाम नेता कन्वेंशन सेंटर की ओर बढ़ रहे थे। तभी वहां एक अजीब तस्वीर दिखी। हुआ यूं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रेड कारपेट पर चलते हुए मीटिंग हॉल की ओर बढ़े। जैसे ही जिनपिंग मीटिंग हॉल के भीतर घुसे, उनके ट्रांसलेटर ने भी उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े गार्ड ने चाइनीज ट्रांसलेटर को रोक दिया। दोनों के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। आवाज सुनकर शी जिनपिंग थोड़ी देर के लिए ठिठके, पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन गार्ड ने चाइनीज ट्रांसलेटर को भीतर नहीं जाने दिया। ये देख जिनपिंग मन मारकर आगे बढ़ गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खूब किरकिरी हो रही है, लेकिन इसी कन्वेंशन सेंटर से रेड कारपेट का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड कारपेट पर चलते हुए मीटिंग रूम की ओर बढ़ते दिखे। दरवाजे पर वही गार्ड तैनात दिखा, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी मीटिंग रूम की ओर मुड़े, उनसे पहले एक शख्स अंदर घुसा। ये शख्स पीएम मोदी का ट्रांसलेटर था और दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे बड़े आराम से अंदर जाने दिया। इसके बाद की तस्वीरों में भी पीएम मोदी का ट्रांसलेटर रेड कारपेट के किनारे से होकर अंदर बढ़ता दिखा और दरवाजे पर गार्ड ने उसे नहीं रोका। एक बार फिर से दोनों नेताओं की रेड कारपेट एंट्री की पूरी सीक्वेंस दिखाते हैं। एक तरफ जिनपिंग की किरकिरी का वीडियो है, तो दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की दुनिया में बढ़ती साख की धमक दिख रही है। ये 2 वीडियो ये बताने के लिए काफी हैं कि आज कोई भी देश भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनदेखी नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को लेकर नाराजगी जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता लागू करने का फिर विरोध किया। बोर्ड ने कहा कि शरिया कानून में उन्हें बदलाव मंजूर नहीं है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती यूसीसी लागू किया गया तो वो उसे नहीं मानेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जातीय जनगणना का काम पूरा हो गया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ये सब जरूरी चीज न था जी, तब उसको कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली सेवा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में संशोधन कर अध्यादेश के बजाय अब नए कानून को चुनौती देने की मांग रखी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बिहार के भागलपुर जिले से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ कई घर नदी में समा चुके हैं। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया। और जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों को रिहा करने के आदेश जारी किए। यूपी के जेल मंत्री ने अमरमणि और मधुमणि की रिहाई को एक रूटीन प्रक्रिया बताया। वो तो निरंतर प्रक्रिया है। अच्छे आचरण में कैदियों की जैसे आचरण के आधार पे, नीतियों के आधार पे फाइलें चलती रहती है और ये तो नित्य प्रक्रिया है, इसमें नई कोई बात नहीं है। वहीं मधुमती शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि और मधुमणि को रिहा करने के यूपी सरकार के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने जेल अधिकारियों पर राज्यपाल को भ्रमित कर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया। गवर्नर साहब को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों ने ये रिपोर्टें लगाई हैं। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को देहरादून सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गोरखपुर जेल में बंद अमरमणि त्रिपाठी की सेहत फिलहाल ठीक नहीं है और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। वहीं अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उनको निराशा हाथ लगी और दोनों की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निधि शुक्ला ने आशंका जताई कि अमरमणि त्रिपाठी उसकी हत्या कर सकता है। 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। उधर अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश आते ही महाराजगंज में उनके समर्थकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर और पटाखे फोड़कर अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का जश्न मनाया। जो नौतनवा के विकास की सोच को लेकर जीने वाले व्यक्ति थे, जिनका सिर्फ सपना ही था विकास, आज वह रिहा हो रहे हैं। हम सारे लोग इतने उत्साहित हैं जैसे यही कहा जा सकता है कि अब हमको कहीं न कहीं ऑक्सीजन मिल गया। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने से नौतनवा विधानसभा में विकास के कामों में तेजी आएगी। इस बीच अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि की सास सीमा सिंह ने भी दोनों की रिहाई का विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की। कुछ कह रहे हैं अमनमणि, सुन लेते हैं। भारत के संविधान में, भारत के कानून में है और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम हरदम भारत के संविधान से बाध्य रह करके ही हर काम करते हैं। 8 हफ्ते बाद फिर बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे सर? विषय में कोई जानकारी है? हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर हमको कहीं किसी ने नोटिस या सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस करेगी तो हमारे सभी अधिवक्तागण उसका जवाब लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। घर जाएंगे या रहेंगे? नहीं, मैंने आपसे बताया सर कि वो बेहद उनकी तबीयत खराब है, माता पिता जी रहेंगे जी। अभी वो डॉक्टर के सर्विलेंस में है सर। ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कब डिस्चार्ज करना है, कब रिलीफ करना है, कब दवा देने बुलाना है, सब डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। नहीं। और अपनी जान को खतरा बताते हुए हत्या की आशंका जताई। सीमा सिंह ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद अमरमणि त्रिपाठी उसकी और उसके परिवार की हत्या कर देगा। सीमा सिंह अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मां है और सारा सिंह की हत्या का आरोप अमरमणि के बेटे अमनमणि पर है। अमरमणि त्रिपाठी अगर रिहा हो जाएगा तो मेरा मर्डर, मेरे बच्चों का मर्डर, निधि शुक्ला का मर्डर कंफर्म कराएगा। वहीं अमरमणि और मधुमणि की रिहाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर अपराधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी सिर्फ सत्ता चाहती है, उसको जनता से, क्रिमिनल से कुछ लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि करीब 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी के जेल से बाहर आने के बाद पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। जिस मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा मिली थी, वो पूरा मामला अब हम आपको समझा देते हैं। मधुमिता शुक्ला की हत्या 9 मई 2003 को लखनऊ में गोली मारकर की गई थी। हत्या के आरोप उस वक्त यूपी सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के 7 महीने की गर्भवती होने का भी खुलासा हुआ था और डीएनए जांच से पता चला कि मधुमिता के गर्भ में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का ही था। मधुमिता की हत्या के 20 दिन बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद सितंबर 2003 में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने इस मामले में अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया। अमरमणि के रुतबे को देखते हुए मधुमिता ने परिवार ने केस बाहर ट्रांसफर करने की मांग की, जिसके बाद साल 2005 में कोर्ट ने मधुमिता केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशंस कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि त्रिपाठी देहरादून सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन दोनों जगहों पर ही कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति पुतिन G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ पाएंगे। क्रेमलिन के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन का G20 सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाड़ियों पर जाति और धर्म वाले स्टिकर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस स्टिकर हटाओ अभियान के तहत 5,000 रुपए के चालान काट रही है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश नाकाम की। बीएसएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उससे 10 सोने के बिस्किट बरामद किए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए हथियारों की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे पर एथेंस पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रीस की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका वेलकम करते नजर आए। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे, जहां सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट के साथ वेलकम किया गया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला होटल के लिए रवाना हुआ, जहां पहले से मौजूद भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और मोदी मोदी के नारे लगे। जबकि पीएम मोदी ने भी लोगों से मुलाकात की। वो बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते और बात करते नजर आए। चालीस साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा था, लिहाजा ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर लोग बेहद खुश थे। पीएम मोदी की तस्वीर और भारत के पोस्टर्स लिए इंडियन डायस्पोरा इस ऐतिहासिक लम्हे को अपनी यादों में समेट लेने को बेताब नजर आया। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी पहचान हम भारत के लोग। भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने हमारे लिए या इंडियंस के लिए इतने काम कर लिए हैं कि इस मुल्क में ग्रीस में अगर पुलिस चेक करती है या कोई किसी किस्म की चेकिंग होती है तो जब पता लगता है उनको कि ये इंडियन है तो कहते हैं ठीक जाइए, दूसरी कम्युनिटी वाले को पकड़ लेते हैं। वहीं बच्चे भी पीएम मोदी से मिलकर बेहद खुश नजर आए। आपस अरे बहुत खुश हैं पी मोदी जी इन्ने साल बाद ग्रीस से वापस आए थे, उन्होंने वधिया नाल मिल पाए। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीस दौरे में दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ कारोबार और रक्षा संबंधों पर भी चर्चा हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। तुर्की और पाकिस्तान में तो हलचल मच गई, क्योंकि इन दोनों देशों की ग्रीस से नहीं बनती, जबकि ग्रीस और भारत के रिश्ते बेहद पुराने हैं। ग्रीस यूएनएससी में भारत की सीट का समर्थन के साथ कश्मीर मुद्दे पर भी उसके पक्ष में बोलता है, जबकि तुर्की हर मुद्दे पर पाकिस्तान की साइड लेता है। भारत ग्रीस के साथ रिश्ते बना रहा है और तुर्की को काउंटर कर रहा है। भारतीय डिफेंस नेवी, जैसे बात हम कर रहे थे कि हमारी नेवी की वॉरशिप्स गई हैं और अब और ज्यादा जाएंगी ग्रीस में एक्सरसाइज के लिए या पोर्ट ऑफ कॉल जिसे कहा जाता है उसके लिए। तुर्की और ग्रीस में एजियन सागर को लेकर के तनातनी चलती रहती है। इसके अलावा 1974 से दोनों नाटो देश के बीच साइप्रस द्वीप के बंटवारे को लेकर भी विवाद है। ग्रीस समर्थित सैन्य तख्तापलट के जवाब में तुर्की के लड़ाकों ने इस द्वीप पर हमला किया था। बाद में कब्जा किए गए इलाके को तुर्की ने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नाम दे दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ग्रीस से समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग के जरिए दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। जबकि भारत में ग्रीस के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती आगे बढ़ेगी। दरअसल ग्रीस और भारत एक साथ मिलकर तुर्की और पाकिस्तान को काउंटर करना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रीस और भारत के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने को लेकर आपसी सहमति बनी है। अत्याधुनिक ड्रोन्स के खतरे को देखते हुए तुर्की का दुश्मन ग्रीस अब भारत का साथ देने को तैयार है। ग्रीस ड्रोन के रडार से जुड़े अहम डेटा भारत के साथ साझा कर सकता है, जिससे तुर्की के बरिया ड्रोन की काट ढूंढने में भारत को आसानी होगी। गौरतलब है कि तुर्की ने अपने पार्टनर पाकिस्तान को बरिया ड्रोन दिए हैं और भारत इस ड्रोन की काट ढूंढ रहा है, जबकि ग्रीस से मिल रहे सहयोग के बदले भारत उसे ब्रह्मोस मिसाइल दे सकता है ताकि तुर्की अपनी हद में रहे। एक दिन के ग्रीस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ वहां भव्य स्वागत हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया, जिसे खुद ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना सेकेलारोपोउलो ने दिया। राष्ट्रपति ने सबसे पहले पीएम मोदी को सेरेमोनियल वेलकम दिया और उसके बाद उन्हें ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाकर पीएम मोदी ने भी ग्रीस की सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। आज उन्होंने मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ने उससे सम्मानित किया। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया।
बिहार में पटना जंक्शन पर लोगों की इतनी जबरदस्त भीड़ है कि प्लेटफॉर्म जाम हो गया है। बताया गया कि ये भीड़ बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की थी, जो 23 अगस्त की शाम से ही वहां पहुंचना शुरू हो गए और सरकार के इंतजामों की फजीहत हो गई। पटना जंक्शन की ये तस्वीरें 23 अगस्त की हैं। भीड़ इतनी है कि तस्वीरें देखकर ही दम घुटने लगे। जितने लोग ट्रेन के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा प्लेटफॉर्म पर दिख रहे थे। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म खचाखच भरे थे। इधर उधर होने की 1 इंच भी गुंजाइश नहीं बची थी। प्लेटफॉर्म पर बदइंतजामी की वजह से सैकड़ों की भीड़ को स्टेशन पर दिन गुजारना पड़ा। दरअसल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर रहा है, जिसके लिए 24 और 25 अगस्त को 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए पटना स्टेशन पर 23 की शाम से ही अभ्यर्थियों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। बिहार में अभ्यर्थियों की ये भीड़ परीक्षा से 1 दिन पहले ही वहां पहुंच गई थी और जाते ही शासन प्रशासन के इंतजामों की परीक्षा ले ली। नतीजा भी हाथों हाथ दिख गया। छात्रों को ठहरने की जगह तक नहीं मिल पाई। किसी को सड़क पर रात काली करनी पड़ी तो कोई फुटपाथ पर सोया। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे। एग्जाम सेंटर भी अलग अलग जिलों में रहे, लेकिन बदइंतजामी लगभग एक सी दिखी। तरह किसी पार्क में, स्टेशन पे, बस स्टैंड, मतलब जो भी सार्वजनिक जगह है, मतलब किसी तरह रात गुजार के आदमी एग्जाम दिया। पटना हो, जहानाबाद हो या फिर बिहार का कोई और जिला, परीक्षा देने आया एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे जूझना नहीं पड़ा। बीपीएससी को पता होना चाहिए कि वो कितनी कैपेसिटी है उसके पास एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने की। ये तो लग रहा है कि भेड़ बकरी का एग्जाम हो रहा है, एक ही साथ सबका एक ही डेट पे एग्जाम कंडक्ट करा लेना। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप उसको ब्लॉक वाइज भी कंडक्ट करा सकते थे। हालांकि किसी भी हाल में परीक्षा में बैठने के अलावा इनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि बेरोजगारी की हकीकत का चेहरा थी। बिहार के अलग अलग जिलों में परीक्षा देने वालों की जबरदस्त भीड़ थी। रुकना ठहरना तो दूर, परीक्षा केंद्रों का भी हाल ऐसा दिखा जैसे नौकरी के लिए मारे फिर रहे इन लोगों के लिए परीक्षा करवाकर राज्य सरकार कोई एहसान कर रही है। इस बात की गवाह थी मुजफ्फरपुर के एक एग्जाम सेंटर की ये तस्वीर, जिसमें दिखा कि परीक्षा केंद्र में हर तरफ पानी भरा हुआ है और इसी में होकर कैंडिडेट एग्जाम हॉल तक जा रहे थे। बिहार का विकास नजर आ रहा है ना? पूरा बढ़िया तरीके से। इस बीच व्यवस्था के नाम पर जिलाधिकारी अलग अलग परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते भी दिखाई दिए। हालांकि राज्य में बद इंतजामी से अभ्यर्थियों को हुई परेशानी और अव्यवस्था का जिक्र तो दूर, मुजफ्फरपुर के डीएम ने इसे उपलब्धि की तरह गिनाया। डेफिनेटली ये बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है और काफी खुशी की बात है कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पे नौकरी के लिए जूझती इस भीड़ में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिंदी भाषी राज्यों से भी लोग बिहार पहुंचे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप ने खुद जॉर्जिया की फुलटन काउंटी जेल में सरेंडर किया, जहां उन पर साल 2020 की चुनावी हार को पलटने की कोशिश के आरोप में आपराधिक मुकदमा चल रहा है। हालांकि सरेंडर करने के 20 मिनट के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया की फुलटन काउंटी जेल से बाहर आ गए। उन्हें $2 लाख के बॉन्ड एग्रीमेंट पर रिहाई मिल गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करने फुलटन काउंटी जेल में दाखिल हुए और तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यवाही के दौरान बतौर कैदी उनका मग शॉट भी लिया गया। इस दौरान वहां ट्रंप के समर्थक भी दिखाई दिए और जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जमानत मिलने के बाद ट्रंप ने खुद पर लगे चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी दावेदारी को प्रभावित करने की साजिश है। Doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. हालांकि ट्रंप राष्ट्रपति पद की रेस में अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों में 50% से ज्यादा वोट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं।